सभी लोग बेटा इधर ध्यान दीजिए। चैप्टर शुरू हो रहा है मैग्नेटिज्म, ठीक है। अब मैग्नेटिज्म पूरा का पूरा आप लोग जो है एक साथ समेट लीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके अंदर। बातें अगर करनी हो तो अभी ही कर लो, वो छोटी मोटी जो बातें करते रहते ना, और बताओ क्या हाल चाल, अभी अभी जस्ट हम आए थे घर और फिर यहीं आ गए, ये सब बातें नहीं करते, बकवास। तो मैग्नेटिज्म में सबसे पहला चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड फील्ड, ठीक है। चैप्टर नाम डाल दो और इसमें आप लोग सबसे पहला टॉपिक डालो मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देखिएगा देखिए ऐसे दरवाजा है मैग्नेटिक फील्ड। जिस प्रकार चार्जेस के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जिस प्रकार चार्जेस की चारों तरफ क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसी प्रकार मैग्नेट की चारों तरफ क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड। हिंदी में क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, है कि ना। जैसे ग्रेविटी होती है गुरुत्वाकर्षण बल, वैसे ही होता है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे एक मैग्नेट है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा, मैग्नेट का क्या होगा, साउथ पोल। बात समझ में आ रही है। अब मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ में, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, ऐसा पहले आप 10th में पढ़ चुके होंगे, और साउथ में जाती हैं। ये सब इमेजिनरी लाइंस, सबकी सब क्या है, इमेजिनरी लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के द्वारा ही रिप्रेजेंट होती है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के द्वारा रिप्रेजेंट होती है। एकदम सेम चीजें हैं, कुछ इसमें अलग है ही नहीं। अब मैग्नेटिक फील्ड है क्या? मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा स्पेस है किसी मैग्नेट के चारों ओर इमेजिनरी स्पेस है कि अगर यहाँ पे एक मैग्नेटिक मटेरियल या एक मैग्नेट ले आए तो मैग्नेट या तो उसको अट्रैक्ट करेगा, मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट क्या करेगा, और अगर मैग्नेट ही है तो उसको रिपेल भी कर सकता है, अट्रैक्ट भी कर सकता है। दो मैग्नेट्स रिपेल करते हैं ना, नॉर्थ साउथ, और अट्रैक्ट करते हैं नॉर्थ साउथ। तो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? द स्पेस, एन इमेजिनरी स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, जहां पे एक मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को अगर रखा जाए, पार्टिकल को या मटेरियल को रखा जाए, तो मैग्नेट उसको अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा। जैसे याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड में था, एक पॉजिटिव चार्ज था और एक क्या था, नेगेटिव चार्ज था। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो था, ये पॉजिटिव चार्ज अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता था। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस कैसे जाती थी, आगे जाती थी ऐसे। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज अपनी फील्ड लाइंस अवे फेंकता था, अब यहाँ पे अंदर हम एक क्या ले आते थे, टेस्ट चार्ज लेके आते थे। इस टेस्ट चार्ज पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाती थी, फोर्स लगाती थी। क्या लगाती थी, फोर्स लगाती थी। उसी प्रकार अब ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता था अगर ये माइनस प्लस हो, रिपल्सिव भी हो सकता था अगर ये प्लस प्लस या माइनस माइनस हो। उसी प्रकार मैग्नेटिक फील्ड भी एक मैग्नेटिक पार्टिकल पे क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। किसी को कोई समस्या, ठीक है। देखो मैग्नेटिक फील्ड बोले, द रीजन नियर अ मैग्नेट, कॉपी नहीं लाए, द रीजन नियर अ मैग्नेट where a magnetic needle experiences a torque, force. Magnetic needle experiences a torque, ठीक है, experiences a torque and rests in a definite direction, experiences a torque and rests in a definite direction.
is called magnetic field. And rests in a definite direction. Experiences a torque and rests in a definite direction. मतलब कहने का क्या है बेटा, देखो क्या बात कर रहे हैं आप लोग, जरूरी ही बातें कर रहे हैं क्या? अब एक कंपस निडल या मैग्नेटिक निडल, मान लो मेरे हाथ में कंपस निडल है, ये कंपस निडल, ठीक है। इस कंपस निडल को हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रख दें तो ये कंपस निडल जो है वो नॉर्थ साउथ बताएगा। कंपस निडल या मैग्नेटिक निडल के अंदर जो है नॉर्थ और साउथ बना होगा, देखिए हो ना मैग्नेटिक निडल। तो अगर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उस निडल को ऐसे सस्पेंड कर दिया जाए तो अपने आप को कैसे अलाइन कर लेगी? नॉर्थ साउथ अलाइन कर लेगी। बात समझ में आ रही है? सिंपल, ठीक है। अच्छा, अर्थ भी एक मैग्नेट है, पूरा का पूरा अर्थ भी क्या है? तो अगर एक मैग्नेटिक निडल को यहाँ पे सस्पेंड कर दिया जाएगा इस प्रकार से तो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा, ठीक है। वो आगे हम लोगों को पढ़ने हैं। फिलहाल आप लोग टॉपिक ले लिए, इसमें क्या बनाओगे देखो, ओर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट, OERSTEDS, ओर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट। ओर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट देखो भैया, ओर्स्टेड जो साइंटिस्ट थे, डेट हो गए, अच्छा बैठ, तुम सेवा कर रहे थे। ओर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट क्या है, लिखिए इसमें ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, करंट की वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड, करंट की वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। करंट की वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल है, करंट की वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने ही समझाई, ओर्स्टेड ने। ओर्स्टेड ने बताया कि किस प्रकार अगर एक तार है, एक वायर है वेदांश, उस वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उस करंट की वजह से उसके आसपास के रीजन में क्या क्रिएट हो सकती है? मैग्नेटिक फील्ड। उसी एक्सपेरिमेंट को ओर्स्टेड ने समझाया। बात समझ में आ गई? इसीलिए इस चैप्टर को ये भी कहा जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसीलिए इस चैप्टर को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी कहते हैं, क्योंकि करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है वो हमें यहाँ पे पढ़नी है। और ये किसने बताई थी? ओर्स्टेड ने ही बताई थी। सबको क्लियर हो गया? ठीक है। क्या बताया उन्होंने? सबसे पहले तो ये 1820 की बात है, ठीक है, बहुत पहले की बात है। आजादी की लड़ाई, पहली आजादी की लड़ाई से पहले ही वहां पे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। यहाँ अभी आजादी की लड़ाई शुरू नहीं हुई। ध्यान देना इधर, एक की लगा दी, बैटरी लगा दी, ये कंडक्टिंग वायर है, ए बी कनेक्ट कर दिया। अब हो क्या रहा है कि इसके पास एक कंपस निडल लगा दी, ये ए बी वायर के पास क्या लगा दिया है? कंपस निडल। कंपस निडल कुछ ऐसा, समझ गए? ये कंपस निडल लगा दिया। अब जब तक इस वायर से, इस की को हम क्या कर देते हैं? ऑफ, सर्किट ओपन कर देते हैं। अब इस वायर से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है। जैसे ही जब तक कोई करंट नहीं फ्लो करेगा इस वायर से, कंपस निडल ने डिफ्लेक्शन शो नहीं किया, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं किया।
लेकिन जैसे ही इस वायर से करंट फ्लो कराया गया, तो AB वायर से जैसे ही करंट फ्लो किया, इस कंपास नीडल ने क्या शो कर दिया? डिफ्लेक्शन शो कर दिया। से क्या समझ में आया कि करंट की वजह से इस वायर की जो स्पेस है उसमें क्या प्रोड्यूस हो गई? मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर हम लोग करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देते तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा और डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। नहीं आया समझ में? कोई समस्या किसी को? और जितना ज्यादा करंट प्रोड्यूस करोगे उतना ज्यादा क्या क्रिएट होगा? डिफ्लेक्शन, क्योंकि उतनी ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगी? मैग्नेटिक। यही ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट बताता है कि भैया जब तक करंट नहीं है मैग्नेटिक फील्ड, करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। करंट रिवर्स करोगे कंपास नीडल का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, करंट तेज करोगे डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगा। आइए सबको समझ में? ये बना तो समझ जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको लिखने के बाद आप लोग टॉपिक डालो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ये हटा रहे हैं और कल से वो ऐसे लड़ोड़ा उठा लाना, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है? करंट कैरिंग कंडक्टर, ब्रैकेट में आप लोग लिखिएगा बायोट-सेवार्ट्स लॉ। बायोट-सेवार्ट्स लॉ, ठीक है? क्या है भैया ये बायोट-सेवार्ट्स लॉ? समझिए। आइए ध्यान दीजिएगा, कोई भी एक करंट कैरिंग वायर कंसीडर कर लेते हैं, कोई भी एक करंट कैरिंग वायर कंसीडर कर लेते हैं। ये करंट कैरिंग, इस वायर से आई करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से, और इस वायर के किसी एक छोटी सी लेंथ से आर डिस्टेंस की दूरी पे यहां पे एक पॉइंट है P, या यहां पे एक पॉइंट ले लो P डैश, कोई भी ले लो, चाहे यहां ले लो चाहे कहां ले लो, यहां ले लो। बात समझ में आ गई? और ये छोटा सा जो हिस्सा देख रहा है लेंथ, ये dl लेंथ है। छोटा सा हिस्सा क्या है? ये dl लेंथ वेक्टर है, dl लेंथ वेक्टर। ये जो r है और ये जो dl है, ये एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहे हैं? थीटा एंगल बना रहे हैं। अब आप लोग समझिए कि करंट कैरिंग कंडक्टर XY की वजह से कुछ दूरी पे जो पॉइंट है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर पता करनी है। अब आप लोग ये राइट हैंड थंब रूल लगा दीजिए या राइट हैंड पाम रूल लगा दीजिए, ठीक है? राइट हैंड पाम रूल, ये जो आपका अंगूठा है ये करंट के डायरेक्शन में जाना चाहिए, और हाथों की जो कर्लिंग है वो कहाँ की तरफ है? अंदर की तरफ है, यानी कि इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ की तरफ क्रिएट हो रही होगी? अंदर की तरफ क्रिएट हो रही होगी, डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पे। ये क्रॉस क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ पेपर। क्या बोला, समझ में आया? आपका जो प्लेन ऑफ पेपर है वो ऐसे है, आप कॉपी है ऐसे लिखते हो, तो आप क्रॉस ऐसे बनाओगे, तो आपके हिसाब से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है आपके पेपर की, और हमारे बोर्ड के हिसाब से हमने क्रॉस ऐसे बनाया है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसे होगी? अंदर ऐसे होगी। फुल बात समझ में आ गई? वर्टिकली डाउनवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ पेपर, इस प्रकार से। कोई समस्या? अगर इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है तो इस तरफ वर्टिकली अपवर्ड होगी। ये डॉट बताता है वर्टिकली अपवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, क्रॉस क्या बताता है? वर्टिकली। और डायरेक्शन कैसे पता किया? राइट हैंड थंब रूल से या पाम रूल जो कह जाती है। नहीं आया समझ में कि अंगूठा हमें कहाँ रखना था?
और कर्लिंग ऑफ हैंड कहाँ है, अंदर की तरफ है, तो ये हो गया। कोई समस्या किसी को? कोई समस्या नहीं। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे क्रिएट होगी वो कितनी होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, कितनी? अब देखिए समझिए, तो यही आता है बायोट-सवार्ट्स लॉ। बायोट-सवार्ट्स नाम से समझ में आ रहा होगा, साइंटिस्ट है, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पे, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है इस वायर से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द वायर। ये डेल बी क्या है, वो छोटी मैग्नेटिक फील्ड जो इस छोटे लेंथ वेक्टर की वजह से यहाँ पे क्रिएट हुई होगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लेंथ वेक्टर डीएल के, जितना ये ज्यादा होता चला जाएगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही, मतलब अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दो तो ये बढ़ ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ये मैग्नेटिक फील्ड विल इनवर्सली बी प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू। लेंथ वेक्टर और पॉइंट के बीच में जो दूरी है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल दूरी बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब ये साइन थीटा अभी हम ना बताएं, हम कंपोनेंट से बता देंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। चलो देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल, ये एंगल किसके किसके बीच का है, डायरेक्शन ऑफ पॉइंट और लेंथ वेक्टर के बीच का, समझ गए मेरी बात, आर और डीएल के बीच का ये एंगल। अब इन सब को अगर आप कंबाइन करते हो, ध्यान दो, इन सब को अगर आप कंबाइन करते हो तो डेल बी का क्या फॉर्मूला बनता है, आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये बायोट-सवार्ट्स लॉ है। और जैसे आप लोग ने पढ़ा था फोर्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, क्या चलो तो सब लाइटें बंद हो गई, अरे फिर भी अंधेरा लगा होगा। ये आ गया सबको समझ में? देखो बायोट-सवार्ट्स लॉ, डायग्राम बना लो, ये सब नाटक लिख लो। हाँ भैया देखो, अब इसी को जो है आप लोग सुन लेना एक बार क्या कह रहे थे। इसी को आप अगर पूछा गया व्हाट इज बायोट-सवार्ट्स लॉ तो आप पेपर में स्टेटमेंट बना के लिख दीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू बायोट-सवार्ट्स लॉ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर कैरिंग करंट I is directly proportional to the current flowing in the conductor, directly proportional to the length vector, inversely proportional to the square of distance between the point and the conductor। इस तरीके से नहीं आया समझ में? सिंपल है। इसी को अब वेक्टर फॉर्म में लिखना है। चलिए देखिए, इन वेक्टर फॉर्म, बातें नहीं, बायोट-सवार्ट्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। देखिएगा तो डेल बी का क्या फॉर्मूला आया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या था, आर स्क्वायर। हाँ इधर देखना बेटा सभी लोग, इसको वेक्टर फॉर्म में, पहले तो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डेल्टा बी के ऊपर वेक्टर लगा दो, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर भी जो है आप लोग आई डीएल साइन थीटा जैसे दिख रहा है इसमें आई बाई आर क्यूब कर दो और डीएल आर साइन थीटा कर दो, मतलब ऊपर नीचे एक आर आर मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया, ठीक है। अब ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल था, डीएल और, तो डेल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर क्यूब, और डीएल आर साइन थीटा का मतलब होता है डीएल क्रॉस आर। आगे समझ में? तो ये हो गया आप लोगों का वेक्टर फॉर्म। सबको आ गया समझ में? अब एक जरूरी बात तो समझ लो भैया, एक जरूरी बात समझ लो, ये जो फॉर्मूला है ये क्या क्या बताता है। डीएल और आर वेक्टर प्रोडक्ट है,
डीएल और आर क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है, जिससे क्या बन रहा है? डेल्टा बी बन रहा है। तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट की अगर प्रॉपर्टी याद हो, सी बनता है ए क्रॉस बी से, अगर तो ए और बी के बीच का एंगल क्या होता है? थीटा होता है। लेकिन ये जो सी होता है ये ए और बी के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। याद है ये चीज आप लोग को कि डेल बी जो होगा वो डीएल और आर दोनों के क्या होगा? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। मतलब जो भी इनका डायरेक्शन है उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर ये। अभी देखा था डीएल कैसे था? ऐसे था। डीएल ये था ना, ये चीज। आर कैसे था? ये था। तो ये डीएल हो गया, ये आर हो गया, इनके बीच का एंगल क्या हो गया? और ये रही मैग्नेटिक फील्ड, जो कि इन दोनों के ही क्या है? नहीं समझ में आया? वेक्टर फॉर्म हो गया। इसको इंटीग्रेट कर दो, डेल्टा बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर क्यूब इंटीग्रेशन डीएल क्रॉस। सही है। तो डेल बी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ये आर भी चाहो तो अंदर ले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई इंटीग्रेशन डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। क्लियर हो गया? चाहे ये लिख दो वेक्टर फॉर्म में, यही लिख दो ज्यादा ठीक है। चल बेटा, यहां तक सबको समझ आ गया है? आ गया है, बहुत बढ़िया। चलिए अभी एक चीज देखो आप लोग बेटा, यहाँ पे जो हमने कांस्टेंट का इस्तेमाल किया, आनंद बाबू देखिएगा, ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का इस्तेमाल किया कांस्टेंट के तौर पे, इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -7। तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। ये म्यू नॉट की वैल्यू हो गई। बात समझ में आ गई? अब सुनो एक बात, म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। किसी को कोई समस्या? परमिएबिलिटी और परमिटिविटी दोनों का मतलब समझिए। म्यू नॉट है परमिएबिलिटी और एप्सिलॉन नॉट क्या था? परमिटिविटी। इलेक्ट्रिक फील्ड परमिट होती है, एक चार्ज से दूसरे चार्ज की तरफ जाती है। मैग्नेटिक फील्ड परमिएबल होती है। परमिएबल और परमिट में फर्क समझते हो? परमिएबल, सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब किसी के थ्रू होते हुए चले जाना। जैसे स्पंज जो होता है वो परमिएबल होता है। स्पंज जानते हो ना? स्पंज के को पानी में डाल दो, पानी सोख लेता है, उसके अंदर पानी एक जगह से दूसरी जगह परमिट। अरे जैसे यार क्या कौन सा ब्लैडर है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बोर्ड्स ब्लैडर, एनिमल ब्लैडर होते हैं ना जो, सेलोफेन, तो ये सारे के सारे चीजों को क्या करते हैं? परमिएबल करते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे फ्लूइड भर दिया। क्या भर दिया? फ्लूइड भर दिया। उस फ्लूइड के अंदर से एक चीज होते हुए गुजर गई तो परमिएबल हो गई। समझ में आ रहा है? फील आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो परमिएबिलिटी और परमिटिविटी, इनके बीच में भी संबंध है। क्या संबंध है अभी पढ़ेंगे, ठीक है? फिलहाल ये समझ आ गया आप लोग को? ये लिखने के बाद ही संबंध पता कर लेते हैं पहले, है ना? ये लिख लो। सब लोग समझ गए?
इसके बाद लिखिए बायोट-सेवर्ट्स लॉ, देखिए बायोट-सेवर्ट्स लॉ इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। ये लिखने के बाद बायोट-सेवर्ट्स लॉ इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, ठीक है। करंट डेंसिटी याद है ना, I by A, J इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। अब J इज इक्वल टू I by A में आप लोग ऊपर नीचे डीएल डीएल मल्टीप्लाई डिवाइड करा दो, वही लेंथ वेक्टर इंट्रोड्यूस कर दो, सही है। तो J इज इक्वल टू I इंटू डीएल और A इंटू डीएल क्या हो जाएगा, डीवी, एरिया इंटू स्मॉल लेंथ वेक्टर स्मॉल वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहां से I इंटू डीएल का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, जे डीवी। कोई समस्या? अब भैया बायोट-सेवर्ट्स लॉ क्या होता है, डेल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो आप लोग I इंटू डीएल की जगह क्या लिख सकते हो, जे डीवी लिख दो, आई डीएल की जगह म्यू नॉट बाई 4 पाई जे डीवी साइन थीटा अपॉन, इसको वेक्टर फॉर्म में तो चेंज कर ही लोगे, फिलहाल इतना ठीक है। सबको आ गया समझ में? लिख लो, ना आया हो अभी बताओ, फिर से बता दें। करंट डेंसिटी होता है बेटा करंट पर यूनिट एरिया, ऊपर नीचे डीएल डीएल मल्टीप्लाई डिवाइड किया, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम, तो J इंटू डीवी इक्वल टू आइडियल हो गया। अब बायोट-सेवर्ट में आइडियल होता है, आइडियल की जगह हमने J डीवी लिख दिया। बोले रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, relation between mu naught and epsilon naught, ये चलो भैया देखिए, बताओ भैया अनंत बाबू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है। आनंद पहले मुंह देखेंगे हमारा, ये तुमको नहीं याद है? अब क्या बता रहे हैं? 1/4 पाई अनंत समझे? ऑल्सो अनंत अभी अभी म्यू नॉट बाई 4 पाई की क्या वैल्यू बताई थी, 10 की पावर -7। इन सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए, सेकेंड डिवाइडेड बाई, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 की पावर -7 बाई 9 इंटू 10 की पावर 9। ये आ गया समझ में? ये 4 पाई चला गया, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल, ये देखो 10 की पावर -7 नीचे इससे जुड़ेगा तो 10 की पावर 16 बना देगा इसको, तो 1/9 इंटू 10 की पावर 16 म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 की पावर 16 3 इंटू 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर, तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट 1/c स्क्वायर स्पीड ऑफ लाइट, तो c स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो c विल बी 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन। आ गया समझ में? अगर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की यूनिट पूछी जाए, सुनिए बेटा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की यूनिट पूछी जाए, निकाल दोगे ना?
इसकी क्या होती है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ऊपर जाके क्या बन जाएगा मीटर की पावर -2 सेकेंड की पावर 2 L -2 T2। समझ गए? समझ में आ रहा है बेटा? देखो अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स का इसी सैटरडे को टेस्ट हो जाएगा, याद रखना। अल्कोहल्स फिनॉल्स का इसी सैटरडे को क्या होगा? हाँ बोला नहीं, टॉपिक डालो इसके बाद बेटा। कंपैरिजन ऑफ, लिखिए कंपैरिजन ऑफ कूलम्स लॉ एंड बायोट-सवार्ट्स लॉ। कूलम्स लॉ एंड बायोट-सवार्ट्स लॉ। अनंत कूलम्स लॉ क्या है? हाँ देखो भैया, एक तरफ है कूलम्स लॉ, एक तरफ है बायोट-सवार्ट्स लॉ, ठीक है। तो कूलम्स लॉ सब लोग जानते ही हो, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² ये होता है। और बायोट-सवार्ट्स लॉ हमने जान लिया, μ0/4πI dl sin थीटा अपॉन, सही है। तो दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉज है। पहले तो दोनों के बीच में सिमिलैरिटी क्या है? बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। बात समझ में आ गई? इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करेंगे दोनों, R² के इनवर्स के प्रोपोर्शनल। अब डिफरेंसेस क्या है? हाँ ये थीटा ठीक है। लिखो भैया पहले सिमिलैरिटी, कूलम्स लॉ बायोट-सवार्ट्स लॉ में एक तरफ लिखो कूलम्स लॉ, एक तरफ लिखो बायोट-सवार्ट्स लॉ, इसका फॉर्मूला लिखो उसका फॉर्मूला लिखो, सिमिलैरिटी लिखो, बोथ द लॉ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, फिर एक एक करके डिफरेंस बताते हैं। आओ नजरे बोर्ड पे रखो भैया, देखो डिफरेंसेस बता दें। पहली बात तो ये कि यहाँ जो फोर्स है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? कूलम्स लॉ के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r² होता है। इधर देखा बेटा, मतलब कूलम्स लॉ से निकलने वाली चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे डिपेंड कर रही है, और चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, सही है। और यहाँ पे जो करंट एलिमेंट है ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। पहली बात तो ये आप लोग लिखिए, देखिए कैसे, ऐसे ऐसे लिखोगे कि ऐसे ऐसे लिखोगे? ऐसे ऐसे लिखोगे तो इस साइड लिखो, द चार्ज एलिमेंट Q is scalar। हाँ इधर वाले में लिखो, द चार्ज एलिमेंट Q is scalar, चार्ज एलिमेंट Q is scalar। और उस साइड लिखो, द करंट एलिमेंट I dl is vector, the current element I dl is vector whose direction is in the direction of current, whose direction is in the direction of current। ये वेक्टर है जिसका डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन की क्या है? सेम डायरेक्शन, इज इन द डायरेक्शन लिखा तो है पहले।
आओ इधर देखो, शेखर ध्यान देना बेटा, इस फॉर्मूले के हिसाब से ये जो पहला वाला डिफरेंस था ये बहुत मेन डिफरेंस नहीं है, ये वाला है मेन। पेपर में आएगा तो आप लोग यही वाला लिखिएगा। क्या है मेन डिफरेंस? देखो जरा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कूलम्स लॉ के हिसाब से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज की पॉइंट से डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है इस पे ही तो डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन बायोट-सेवर्ट्स लॉ के हिसाब से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट एलिमेंट और उस पॉइंट की दूरी पे और साथ ही साथ उन दोनों के बीच के एंगल पे भी डिपेंड करता है। तो इधर साइड क्या लिखोगे? देखो, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, वो तो पहले ही पता है। देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, the magnitude of electric field depends only upon the distance of the point from the charge. The magnitude of electric field depends only upon the distance of the point from the charge. Depends only upon the distance of the point from the charge. सही है? डिस्टेंस टू पॉइंट फ्रॉम द चार्ज। उधर साइड लिखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड the magnitude of magnetic field depends upon both the distance of the point from the current element, both distance of the point from the current element and the angle between the two, सही है? आगे समझ में? तीसरा लिखो डिफरेंस। बातें मत करो बेटा, तीसरा डिफरेंस लिखिए। आप लोगों ने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, नजरे बोर्ड पर रखना भैया, जैसे आपने पढ़ा है कि ये चार्ज है, चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या तो इधर होगी, या तो इधर होगी, या तो इधर, या तो इधर, या तो इधर, या तो इधर, मतलब इन द लाइन ऑफ चार्ज। या फिर दो चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, आप लोग याद करिए, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज क्या है? अब इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है? तो अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं और इस पॉइंट पे फील्ड पता करनी हो तो इसकी वजह से इधर जाएगी और इसकी वजह से इधर आएगी, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसी लाइन में तो होगी। लेकिन जब हम लोग बायोट-सेवर्ट्स लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो इस लेंथ वेक्टर की वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है और इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ पेपर है, या इस साइड वर्टिकली अपवर्ड थी। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन द लाइन जॉइनिंग द टू नहीं है, बल्कि परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग टू है। ये क्या था? इन द लाइन, और ये क्या है? परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग करंट एलिमेंट एंड द पॉइंट। ये भी तीसरा डिफरेंस हो गया। देखो, इस साइड क्या लिखोगे? The direction of electric field along the line joining charges, the direction of electric field along the line joining the charges and the point, along the line joining the charges and the point
is along the line. थोड़ा इंग्लिश सही कर लेते हैं, चलो लिख दी तो लिख दी is along the line। हम लोग पहले लिखते थे the electric field is along the line running, तो उतना फालतू नहीं लिखना पड़ता। चलो ठीक है, समझ गए ना। उधर साइड क्या लिखोगे, देखो the direction of magnetic field, the direction of magnetic field is perpendicular to the current element, is perpendicular to the current element and the line joining current element to the point P. Current element and the line joining current element and the line joining current element to the point P. सबको क्लियर हो गया? डिफरेंसेस समझ में आ गए? बहुत क्लियर। चलो भैया कुछ नियम कानून समझ लो करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए। देखो, रूल्स टू डिटरमाइन बी, डायरेक्शन ऑफ बी, रूल्स टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ बी। ठीक है, सबसे पहला लिखो राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड सीधा हत्था पाम। चाहे राइट हैंड पाम रूल बोलो, चाहे राइट हैंड थंब रूल बोलो, सब नियम कानून एक है। हाँ भैया, ये क्या कर रहे हो बेटा? नया रूल बता रहा है। हाँ अच्छा वेदांश, सबसे पहले आप लोग को क्या समझना है बेटा कि अंगूठे को जो है वो करंट के डायरेक्शन में ला दो। अंगूठे को क्या ला दो? तो जो पाम होगा वो जिधर फेस कर रहा होगा उसी लाइन पे क्या, उसी की परपेंडिकुलर लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। नहीं समझे? मतलब अगर ये वाला जो पेन है ये करंट का डायरेक्शन बता रहा है, क्या बता रहा है? तो हमने अपने अंगूठे को जो है इस लाइन पे लाया, सही है? कैसे पकड़े हैं इसको? ये करंट का डायरेक्शन हो गया, तो ये किसका डायरेक्शन हो गया? मैग्नेटिक। अगर ये करंट का डायरेक्शन है तो ये है चौधरी साहब मैग्नेटिक फील्ड। समझ आ रहा है चौधरी साहब? तो इसमें कुछ लिखवाएं कि ना लिखवाएं? छोड़ो हटाओ। इसी तरीके से राइट हैंड थंब रूल, अभी थंब रूल भी बताया था ना। अगर ये करंट का डायरेक्शन है अंश बाबू, ये क्या है? तो कर्लिंग ऑफ हैंड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ये भी वही बताई दिया था। फिर तीसरा रूल है मैक्सवेल्स राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल। स्क्रू ड्राइवर पकड़े हो ना जैसे हैं, ऐसे। अरे पेचकस से टाइट करते हो ना पेंच, ये स्क्रू है जो टाइट हो रहा है, ये हाथ है जो टाइट कर रहा है, तो ये राइट हैंड मैक्सवेल का स्क्रू। ठीक है, चलो भैया, तो क्या है मैक्सवेल का राइट हैंड स्क्रू? कौन बताएगा? अगर देखो ये करंट का डायरेक्शन है, ये क्या है? करंट का डायरेक्शन है, और आप जैसे स्क्रू पकड़ते हो वैसे ही इस तार को पकड़ लो इस तरह से कि अंगूठा जो है वो करंट के डायरेक्शन में जाए। तो जिस तरह से आप स्क्रू टाइट करते हो, नहीं समझ पाए?
तो इस डायरेक्शन में आप स्क्रू टाइट कर रहे हो ना, तो ये काहे का डायरेक्शन हो गया? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। है वही चीज, है वही नाटक, लेकिन बस क्या बताएं, अलग अलग नियम कानून है। मतलब अगर हम कहें भैया अनंत बाबू, अगर ये तार जा रही है, सही है, तो अनंत बाबू ये अंगूठा क्या है? करंट का डायरेक्शन। तो हम स्क्रू ऐसे घुमा रहे हैं ना, ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा? ऐसे, इधर से जाएगा, पीछे से वापस आ जाएगा, इधर होगा डाउनवर्ड, इधर क्या हो जाएगा? अपवर्ड हो जाएगा। आ गया सबको समझ में? क्लियर हो गया तीनों नियम? बेकार से किसी को कोई समस्या तो है नहीं? चलो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नियम कानून समझ लिए हो तो देखो, टॉपिक डालो, एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ। इनके तीनों के नाम तो लिख ही लिए होगे ना एटलीस्ट? ठीक है, देखो बायोट-सेवर्ट लॉ का काम, हाँ भैया अब असली चैप्टर यही शुरू होता है। एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ, ठीक है, पहला एप्लीकेशन लिखिए बायोट-सेवर्ट लॉ का। देखो बायोट-सेवर्ट लॉ की मदद से हम लोग अलग अलग चीजों की वजह से, अलग अलग चीजों में करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता करेंगे। अरे मतलब एक बार स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो कर रहा होगा, उससे कुछ दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड पता करेंगे। एक बार सर्कुलर वायर में करंट फ्लो कर रहा होगा, उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस करेंगे। एक बार सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। इस तरह करते करते अलग अलग जगहों पे जो करंट फ्लो कर रहा होगा, उनकी वजह से उसके चारों ओर उसी स्पेस में क्या पता करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आ रहा है समझ में? इसमें पहला नियम पहला एप्लीकेशन लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट current carrying conductor of finite size, magnetic field due to a straight current carrying conductor of finite size। ठीक है, क्या समय हो रहा है? आज